हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में। तो इंडक्शन ऑफ लेबर जो है या आईओएल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी ऑब्स्टेट्रिक्स का, और ये बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा जाता है और आपको ये टॉपिक आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चाहे वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो या थ्योरी एग्ज़ाम्स हो या नेक्स्ट हो या एनीथिंग, ठीक है। तो वाइवा आपका कोई भी वाइवा चलेगा या नेक्स्ट टू का वाइवा या कुछ भी, आपको इंडक्शन ऑफ लेबर पूछा जाएगा क्योंकि और आना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्यों इसका इम्पोर्टेंस है हमें पहले ये समझने की कोशिश करनी है। तो आईओएल नीड्स टू बी कंसीडर्ड, इंडक्शन ऑफ लेबर नीड्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन द रिस्क बेनिफिट एनालिसिस इंडिकेट्स। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस बैठाते हैं कि डिलीवरिंग द बेबी इज़ अ सेफर ऑप्शन फॉर द बेबी द मदर और बोथ रादर देन कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी। अभी देखो क्या होता है, इंडक्शन ऑफ लेबर हम लोग तब करते हैं कि अगर हमको लगता है कि डिलीवरिंग द बेबी इज़ सेफ फॉर द बेबी एंड द मदर और बोथ, मतलब कि बच्चा को डिलीवर कर देना सेफ़ है, मतलब कि जो अच्छा रहेगा मदर के लिए भी बच्चे के लिए भी, और जाए तो दोनों के लिए, रादर देन कंसीडरिंग टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो अगर हम देखो कोई दिक्कत आ गई मदर को या बच्चे को, ठीक है, तुम्हें अब उस बच्चे को डिलीवर कराना पड़ेगा जो कि उनके बेनिफिट में, उनके हित में है, मदर और बच्चे के दोनों के हित में है। जाए उस रादर की हम लोग उस प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें, हम उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से उनके जान को खतरा है, तो हम लोग क्या करते हैं, तब इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। एंड व्हेन देयर आर नो क्लियर इंडिकेशन फॉर सी सेक्शन एंड नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर वेजाइनल डिलीवरी। इंडक्शन ऑफ लेबर तब हम लोग करते हैं जब हमको वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई करना होता है। हमने ये इस लाइन इसलिए लिखी है कि कोई क्लियर इंडिकेशन ना हो सी सेक्शन के लिए। अगर कोई क्लियर इंडिकेशन हो सी सेक्शन के लिए तो हम लोग सी सेक्शन को प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है सी सेक्शन के लिए और कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, तो हम लोग इसके लिए जाएंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए हम लोग जाएंगे उस टाइम पे, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंडक्शन ऑफ लेबर इज बेसिकली नथिंग बट इनिशिएटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बाय मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइंड मेथड्स इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, राइट। तो हमने क्या करता है, हम खाली इंडक्शन ऑफ लेबर में बेसिकली करते क्या है, हम लोग इनिशिएट करवाते हैं किसका, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का, ठीक है ना। किन मेथड से, मेडिकल कुछ मेथड या सर्जिकल मेथड्स या कंबाइंड मेथड से, इन दोनों के कम्बिनेशन से, मेडिकल प्लस सर्जिकल, राइट। बिफोर डूइंग इंडक्शन ऑफ लेबर मेक श्योर सर्विक्स इज राइप और नॉट। तो हमें इंडक्शन ऑफ लेबर पहले करने से पहले हमें एक चीज़ जाननी है कि हमारा सर्विक्स राइप हुआ है कि नहीं। अब राइप मतलब क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, स्मूथनेस उसकी आई है नहीं, पोजीशन अच्छी है नहीं, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है कि नहीं। तो वो कैसे हम लोग जानेंगे, वो बिशप स्कोर से जानेंगे। तो नो अबाउट द सर्वाइकल राइपनिंग हम लोग क्या देखना होगा, इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले बिशप स्कोर की हमने मॉनिटरिंग करनी होगी। तो इसके बिशप स्कोर के जो है 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको और या ये इसको कहते हैं 5 कंपोनेंट्स के साथ इसको क्या कहते हैं, प्री इंडक्शन स्कोरिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने जानना है बिशप स्कोर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से शॉर्ट नोट भी आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है ना, आता ही है। और ये आपके एमसीक्यू में करके आपको ये वैल्यूज़ दे देगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द बिशप स्कोर एंड वेदर द इंडक्शन ऑफ लेबर शुड बी कंटिन्यूड विद और नॉट, ठीक है ना। तो ये बिशप स्कोर का ये इंपॉर्टेंस है, राइट। तो बिशप स्कोर को याद करने के लिए एक मेमोनिक मैंने बनाया है कि दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयड स्पेशल कॉप्स, ठीक है, दिल्ली पुलिस ने एम्प्लॉय किया स्पेशल कॉप्स को बिशप स्कोर के लिए, ठीक है ना। तो बिशप जानते हो तुमने, अगर अपनी क्लास 11th-12th की कुछ किताबों में बिशप के नाम से एक चैप्टर होता था, शायद से 9th-10th में कोई बिशप के नाम से चैप्टर था, ठीक है ना, मेरे को याद है। तो मेरे को वहाँ से याद था कि हाँ बिशप स्कोर, ठीक है ना। तो उसमें पुलिस वाला भी होता है, तो मैंने वैसे ही याद किया, दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयड स्पेशल कॉप्स, राइट। तो इसमें बेसिकली डी से क्या है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स है, पी से क्या है, पोजीशन ऑफ सर्विक्स है। देखो सारे पॉइंट जो है ना वो सर्विक्स से ही रिलेटेड है, एक को छोड़ के, जो कि एक होता है स्टेशन ऑफ फीटल हेड को लेके, ठीक है ना। तो जान लो कि डी से डायलेशन होगा, ई से पी से पोजीशन होगा, ई से इफेसमेंट होगा, सी से कंसिस्टेंसी होगा, एस से स्टेशन ऑफ द फीटल हेड होगा, राइट। तो क्या क्या हमने देखा, दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयड स्पेशल कॉप्स, तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, पी से तुम्हारा पोजीशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है ना, एम्प्लॉयड से, ई से तुम्हारा इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, फिर दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयड स्पेशल, एस से तुम्हारा स्टेशन ऑफ फीटल हेड और सी से तुम्हारा कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, ठीक है ना। अब इसको हम लोग 4 स्कोर में लेते हैं बेसिकली। हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, तो 0 1 2 3 है, नहीं रादर की 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ पे 0 1 2 3 है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना, 0 1 2 3।
तो अगर मान ले कि डायलेशन एकदम हुआ ही नहीं, ठीक है, क्लोज रह गया डायलेशन, पोजीशन ऑफ सर्विक्स क्या है, अभी पोस्टीरियर है, ठीक, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स 0 से 30% है, स्टेशन ऑफ फीटल हेड -3 है, अभी मतलब कि आया ही नहीं, या कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स जो है फर्म है। जाए तो ऐसे याद करो, पहले पूरा एक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स कैसा हो सकता है कि डायलेशन हुआ ही नहीं, पहले तो क्लोज है, जाए तो 1 to 2 सेंटीमीटर का हुआ, तो ऐसे याद रहेगा ये 1 to 2 सेंटीमीटर का डायलेशन हुआ, फिर 3 से 4 सेंटीमीटर का डायलेशन हुआ, फिर कितना डायलेशन हुआ, मोर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्या कैसे क्लोज 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 5 सेंटीमीटर, 1 to 2, 3 to 4, ठीक है ना, 1 to 2, 3 to 4 और मोर देन 5 सेंटीमीटर, मोर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर को स्कोर 3 आ गया। पोजीशन ऑफ सर्विक्स क्या है, पोजीशन कैसे होता है, पीएमए से याद करते हैं, ठीक है ना, पीएमए से याद करते हैं, पोस्टीरियर, मीडियर, मिड, एंटीरियर, और 3 में कोई हम लोग पोजीशन नहीं देखते, मतलब कि उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक। तो पोजीशन के लिए पीएमए याद करना है, पोस्टीरियर, मिड, एंटीरियर। इफेसमेंट के लिए कैसे याद करेंगे, इफेसमेंट कितना हुआ, 0 से 30% का हो सकता है, 30 फिर 30% के बाद 40 से 50, फिर 60 से 70, फिर हमारा 80 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो 0 से 30 पहले और फिर उसके बाद 10-10 का लगा, तो 40 से 50, 60 से 70 और फिर 80 से ज़्यादा, ठीक है, इफेसमेंट हो गया। स्टेशन ऑफ फीटल हेड -3, -2, -1, 0 और +1, 2, 3, ठीक है ना। प्लस में 3 वाले स्कोर में सारे प्लस आएंगे, ठीक है ना। और -3, -2 सबसे आसान है, -3, -2, ठीक है ना, 0, -1, 0 और फिर +1, 2, 3। और कंसिस्टेंसी में फर्म, मीडियम, सॉफ्ट, वही जो होता है कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली हर चीज़ होकर, ठीक है, फर्म, मीडियम, सॉफ्ट, और 3 वाले को डिफाइन नहीं किया गया। ईच कंपोनेंट गिवन अ स्कोर ऑफ 0 to 3, तो 0 से 3 का हम लोग स्कोर लेते हैं, तो इसमें कितना स्कोर होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्कोर के लिए अगर मैं जाऊँ, ठीक है ना, तो मैक्सिमम स्कोर के लिए अगर मैं जाता हूँ तो देख लो, एक चीज़ याद रखना कि पीसी में मैक्सिमम स्कोर जो होता है कि ये 2 ही स्कोर होता है पीसी में, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ सर्विक्स और कंसिस्टेंसी में। इसीलिए 5 चीज़ें होने के बावजूद मैक्सिमम स्कोर 15 नहीं है, 5 चीज़ें होने के बावजूद पीसी में जो है स्कोर 3 नहीं, मतलब कि एक स्कोर कम होता है, ठीक है ना, 2 तक स्कोर है मैक्सिमम और तीसरा स्कोर नहीं है, तो एक कम हो जाएगा, तो मतलब 13 स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए 13 का है, ठीक। पोजीशन ऑफ सर्विक्स और कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स है ही नहीं, क्योंकि डिफाइन ही नहीं किया है 3 स्कोर को, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं, डायलेशन ऑफ सर्विक्स है, पोजीशन है और कंसिस्टेंसी, चलो ठीक है ना। तो ये बात समझ में आती है अपने को कि मैक्सिमम स्कोर 13 होगा। नहीं तो अगर नहीं समझ में आता तो फिर से देख लो, 3, 2, 5, 8, 11 और 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13 हो गया ना मैक्सिमम स्कोर। और इफ स्कोर इज मोर देन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सर्विक्स इज फेवरेबल एंड इंडक्शन इज सक्सेसफुल। तो इसको बेसिकली हम लोग देखने के लिए यूज़ करते हैं कि प्री इंडक्शन स्कोर होता है, इसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये मोर देन 9 है तो इंडक्शन ऑफ लेबर इज पॉसिबल, अगर इसका स्कोर जो है लेस देन इक्वल टू 6 है तो सर्विक्स इज नॉट फेवरेबल। तो फर्स्ट अभी अपने को राइपनिंग करना होगा सर्विक्स का, ठीक है ना। अगर स्कोर जो है लेस देन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो हम लोग क्या करना है, हमने अभी सर्विक्स का राइपनिंग कराना है। और सर्विक्स के राइपनिंग करने के लिए एक डायनोप्रॉस्ट का जेल आता है PG1 करके, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी एक होता है मॉडिफाइड बिशप स्कोर। मॉडिफाइड बिशप स्कोर में क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इफेसमेंट लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज यूज। अभी इफेसमेंट वहाँ पे नहीं यूज़ करते, वहाँ पे लेंथ यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर बिशप स्कोर है वहाँ पे अभी भी इफेसमेंट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो और इसकी मैं बात करूँगा कि मेथड्स ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग, मेथड्स क्या क्या है सर्वाइकल राइपनिंग के, कि आपको सर्वाइकल राइपनिंग कैसे करानी चाहिए, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर आपका सर्विक्स राइप ही नहीं हुआ तो आप इंडक्शन की बात ही छोड़ दो कि इंडक्शन तो होगा ही नहीं पहली ऑन द वेरी फर्स्ट गो, कि इंडक्शन तो आपका पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मेथड्स ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग क्या है कि एक तो मैकेनिकल मेथड्स है। मैकेनिकल मेथड्स में क्या क्या है, LOS से याद कर लो कि लेमिनेरिया टेंट्स आजकल यूज़ नहीं करते मैकेनिकल मेथड्स में, तो लेमिनेरिया टेंट्स हो सकते हैं, ऑस्मोटिक डायलेटर्स हो सकते हैं, स्वीपिंग स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं, बल्ब ऑफ फोली कैथेटर लगा सकते हैं, ठीक है। लेमिनेरिया टेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ऑस्मोटिक डायलेटर्स हमने डाल दिए उसमें, और स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन कर दिया, बल्ब ऑफ फोलिस कैथेटर डाल दिया। तो ये सब चीज़ों से ये हो सकता है, मतलब कि ये पॉसिबल हो सकता है, लेमिनेरिया टेंट्स, ऑस्मोटिक डायलेटर्स,
ठीक है ना, स्ट्रिपलिंग ऑफ मेम्ब्रेन, बल्ब ऑफ होली कैटेटर, तो इन सब चीज़ों से हो सकता है। या ड्रग्स का यूज़ कर लिया, तो ड्रग्स पे बेसिकली हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा कि कैसे सर्वाइकल राइपनिंग करके आप इंडक्शन और लेबर करा सकते हो, लेकिन अभी बस एक ओवरव्यू ले लो। तो मिज़ोप्रोस्ट से यूज़ करते थे, मिज़ोप्रोस्ट जो कि होता है PGE1, तो डोज इसका कितना देते हैं 25 माइक्रोग्राम पर वजाइनली देते हैं, PV देते हैं, रिपीटेड एवरी 4 आवर्ली, इसको हर 4 घंटे पे हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है ना, हर 4 घंटे पे हमने इसको रिपीट करना है। मैक्सिमम कब देते हैं, अप टिल 6 डोजेस, इसको 6 डोजेस तक मैक्सिमम देना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि 25 मिलीग्राम पर वजाइनली देंगे, मैक्सिमम ऑफ अप टिल 6 डोजेस और एवरी 4 आवर्ली देना है हमने, ठीक है ना। तो 25 इंटू 6 मतलब मान लो कि 150 मतलब कि माइक्रोग्राम का ये देंगे, ठीक है ना। और वंस द कॉन्ट्रैक्शंस बिगिन आफ्टर 4 आवर्स स्टार्ट ऑक्सीटोसिन, अगर एक बार इसके कारण से मिज़ोप्रोस्ट के कारण से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया तो 4 घंटे के बाद इसमें ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर देंगे। एक मैं बताया था कि सर्वाइकल को राइप करने का एक और मेथड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, डायनोप्रोस्ट या PGE2, ठीक है ना। तो सर्वी प्राइम जेल इसको कहते हैं। तो 5 ml जेल ड्रग इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीग्राम का मतलब कि ड्रग होगा, ठीक है ना। और पुट द जेल इंट्रा सर्वाइकली, इसको इंट्रा सर्वाइकली डालेंगे इन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स और रिपीट आफ्टर 6 आवर्स। तो मैक्सिमम इसका 3 डोजेस दे सकते हैं, ठीक है। अगर डोजेस नहीं याद रहे, दवाई का नाम तो इतना एटलीस्ट याद कर लेना, ठीक है। डोजेस चलो एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ कि हाँ कंफ्यूज हो सकता है आदमी, लेकिन दवाइयों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसको कितना देंगे, 5 ml जेल ड्रग 0.5 mg में रिपीट करेंगे 6 घंटे पे, आफ्टर 6 आवर्स पे रिपीटेड करेंगे और मैक्सिमम इसमें 3 डोजेज जाते हैं, ठीक है ना। और पहले वाले को कितना पे रिपीट करना था, 4 आवर्ली रिपीट करना था, मैक्सिमम कितने 6 डोजेज के लिए, और यहाँ पे 6 आवर्ली पे रिपीट करना है। तो जस्ट उल्टा है एक तरीके से, मैक्सिमम वहाँ डोज जितना 6 डोजेज था, यहाँ पे रिपीट आफ्टर 6 आवर्स होगा, और वहाँ पे रिपीट आफ्टर 4 आवर्ली था, यहाँ पे मैक्सिमम डोज 3 घंटा है, 3 डोजेज है, राइट। तो वंस द कॉन्ट्रैक्शंस बिगिन, तो आफ्टर 6 घंटे बाद वहाँ पे ऑक्सीटोसिन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इंडक्शन ऑफ लेबर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड वेयर एवर वजाइनल डिलीवरी इज़ नॉट डन। तो कहाँ हम लोग कॉन्ट्रिकेट करते हैं कि वजाइनल डिलीवरी को, तो वही कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, प्लेसेंटा प्रीविया, ट्रांसवर्स लाए, ठीक है ना, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रप्चर यूट्रस, इन सब में जगहों में हम लोग अवॉइड करते हैं। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन किसी का हुआ हो, LCS हो गया हो, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, CPD, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया, ट्रांसवर्स लाए, हिस्ट्री ऑफ रप्चर यूट्रस, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन एंड LCS की हिस्ट्री अगर रही हो। तो एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाउ द लेबर इनिशिएट्स, कैसे लेबर स्टार्ट होता है। तो जो फीटल ACTH होता है वो फीटल एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करता है, जो कि निकालता है DHEAS। तो DHEAS जो है यूज बाय द प्लेसेंटा फॉर्म्स एस्ट्रोजन। तो ये DHEAS ये जो होता है ये यूज़ होता है प्लेसेंटा द्वारा, वो एस्ट्रोजन बनाता है और ये सिग्नल करता है यूट्रस को ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करे। तो है दैट्स हाउ द लेबर इनिशिएट्स, ठीक है ना, कि इनिशिएशन ऑफ अ लेबर, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि DHEAS जो है यूज़ करता है, यूज बाय द प्लेसेंटा होता है, फॉर्म्स एस्ट्रोजन फॉर्म कर लेगा, सिग्नल कर देगा यूट्रस को टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, राइट। अभी हम लोग आते हैं मेन अपने इंडक्शन ऑफ लेबर पे, पूरा कि उसका मेथड्स मैकेनिज्म पूरा समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अभी इंडिकेशंस क्या क्या हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के, ठीक है, इंडिकेशंस क्या क्या हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के समझो। एक तो मैटरनल इंडिकेशंस होगा, एक फीटल कंडीशंस होगा। क्या क्या इंडिकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, वो जान लो कि क्या क्या इंडिकेशंस हम लोग कब इंडक्शन ऑफ लेबर करना चाहेंगे, कि कब ऐसा हो कि हमें जो है डिलीवरी ऑफ द बेबी करा देनी चाहिए, क्योंकि विच विल बी अ सेफर ऑप्शन बोथ फॉर द इफ फॉर द चाइल्ड और द मदर और फॉर बोथ रादर देन कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी इफ there are no contraindications to normal vaginal delivery and no current indication for C-section, right। तो मैटरनल कंडीशंस क्या क्या हैं इसमें। मैटरनल कंडीशन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्शिया जो होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है कि हमें इंडक्शन ऑफ लेबर का ट्रायल देना चाहिए। प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है ना, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एक हो सकता है मैटरनल कंडीशन। पोस्ट डेटिज्म, पोस्ट टर्म, बल्कि बच्चा अभी
जो है सिग्नल ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो पोस्ट डेटिज्म में चला गया, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इसी की हो गई, ठीक है ना, बच्चा सिग्नल नहीं दे पा रहा है सही से। अब रप्शियो प्लेसेंटी हो गया हो कि मतलब मदर का जो है प्रोग्रेसिव एक तरीके का ब्लीडिंग होता है, तो हमने जल्द से जल्द उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करके उस ब्लीडिंग को रोकना है, इसलिए हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर को प्रेफर करते हैं रप्शियो प्लेसेंटी में। कोरियोमनियोनाइटिस इन्फेक्शन हो गया, बच्चे को अंधा होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर का ट्रायल देते हैं, राइट। मैटरनल मेडिकल कंडीशंस क्या मैटरनल मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, रीनल डिजीज़ हो गया, ठीक है, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, कोलेस्टैसिस और प्रेगनेंसी। कोलेस्टैसिस और प्रेगनेंसी, देखो प्रेगनेंसी केसेस में क्या होता है कि गॉल स्टोन्स का बनने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए उसको कोलेस्टैसिस और प्रेगनेंसी कहते हैं। वो भी एस्ट्रोजन डिपेंडेंट एक फिनोमेनन होता है, लेकिन आप मत जानो उतना, लेकिन इतना बस जान लो कोलेस्टैसिस होता है, ठीक है ना। पॉलीहाइड्रोमनियास के केसेस में कि हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर का ट्रायल करते नहीं, तो फिर हो सकता है कि वो अचानक से सडन रश ऑफ ब्लड निकल जाए और मदर में गो इनटू शॉक, राइट। तो वो नहीं हम लोग चाहते कि पॉलीहाइड्रोमनियास के केस में हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर का ट्रायल देते हैं, ठीक है। मैटरनल रिक्वेस्ट कि मदर के रिक्वेस्ट पे कि हाँ अभी डॉक्टर साहब मेरे से अभी नहीं हैंडल हो रहा है, इतना स्ट्रेस और इतना एंग्जाइटी मेरे से नहीं हैंडल हो रहा है, एंड आई वांट कि दिस चाइल्ड टू बी डिलीवर सेफली एंड विदाउट एनी हैसल एंड वैसल, ठीक है ना। तो वो मदर के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर का ट्रायल दे सकते हैं, राइट। फीटल कंडीशंस क्या हो सकते हैं, फीटल डिमाइज आईओएफडी बच्चा ही मर गया है, तो ठीक है, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन फॉर द पेरेंट्स, बट अगर बच्चा मर चुका है तो हम लोग इंडक्शन और लेबर करके उसको जल्द से जल्द माँ के पेट से निकालना चाहेंगे, बिकॉज इट्स बोथ ट्रोमैटिक एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग टू द मदर, राइट, कि अभी भी मरा हुआ बच्चा मेरे पेट में है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी उसको निकालें। फीटल कॉम्प्रोमाइज, सीवियर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, आइसोइम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। कोई भी फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है, कैसा कॉम्प्रोमाइज़ की अगर फीटल का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गया, फीटल जो है अभी सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, आइसोइम्यूनाइजेशन हो गया है, ठीक है ना, या ओलिगो हाइड्रोमनियास है, तो उसके केसेस में भी हम लोग जो है हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर का ट्रायल देंगे। और मेजर कंजेनाइटल अनॉमली, ऑब्वियसली कंजेनाइटल अनॉमली है, वो ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव वैसे नहीं करेगा, तो अगर बच्चा पोस्ट डेटिज्म में जाता है तो ज़्यादा तक सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए उसको निकालना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वही मैं बता चुका हूँ कि ऑल दीज केसेस में वजाइनल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल, वही चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस सीपीडी मतलब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो गया, और ट्रांसवर्स लाई हो गया, ऑब्लिक लाई, फुटलिंग ब्रीच, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है ना, यही सब चीज़ें होंगी। फुटलिंग ब्रीच हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोलैप्स हो गया, एक्टिव जेनिटल हर्पीज इन्फेक्शन हो गया, तो इसके केस में भी हम लोग वजाइनल डिलीवरी के लिए नहीं जाते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, वैसा प्रीविया, ठीक है, प्रीवियस क्लासिकल सी सेक्शन, हिस्टेरोटमी, रप्चर ऑफ यूट्रस, सर्वाइकल कैंसर, फीटल डिस्ट्रेस, ये सब केसेस में हम लोग नहीं जाते हैं। अभी मेथड्स की मैं बात कर लूँ कि मेथड्स क्या क्या हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, तो मेडिकल मेथड्स होगा, सर्जिकल मेथड्स होगा और कंबाइंड मेथड्स होगा। मेडिकल मेथड्स में भी 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, आइदर यू गो बाई 3 मेथड्स। तो व्हाट आर दोज 3 मेथड्स, दैट आर ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, दैट आर ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड मिफेप्रिस्टोन। तो ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया और मिफेप्रिस्टोन हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन में भी PGE1 टैबलेट्स होते हैं, PGE2 जेल होता है, PGE2 जेल वही सर्विपाइम जेल या डाइनोप्रोस्ट कहते हो, टैबलेट्स होंगे उसी के, और इंसर्ट्स होंगे, राइट। तो हम लोग आते हैं सबसे पहला ड्रग अपनी जो है सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। तो एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन द यूट्रस इंक्रीजेज। अभी जैसे जैसे तो सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लो, अब मैं यही बता दूंगा, ठीक है ना। तो जितने तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है ना, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, मीज़ोप्रोस्टोन, मिफेप्रिस्टोन, मैं सारा आज ही डिस्कस कर दूंगा, तो तुम्हारी कन्फ्यूजन ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है ना, तुम्हें अलग अलग से बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन द यूट्रस इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी तुम्हारी प्रोग्रेस करती जा रही है, जो तुम्हारे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर हैं तुम्हारे यूट्रस में, वो वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। तो एज बाय, तो ये कितना बढ़ते हैं, 100 फोल्ड बढ़ जाते हैं बाय द 32 वीक्स, और यही चीज़ 300 फोल्ड बढ़ जाती है एट द ऑनसेट ऑफ लेबर। 300 गुना ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ जाते हैं तुम्हारे जब ऑनसेट ऑफ लेबर हो रहा हो, और 100 गुना तब बढ़ जाते हैं जब 32 वीक्स पे हो बच्चा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट्स फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल पाथवे। तो ये एक फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल पाथवे को एक्टिवेट करता है, जो कि रिलीज़ कराता है कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स का, और स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को या मायोमेट्रियल स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस को, ठीक है ना।
तो क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल पाथवे को एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल पाथवे को एक्टिवेट करेगा, which will lead to release of intracellular calcium that will cause the myometrial smooth muscle contractions, right? ठीक है. ऑक्सीटोसिन इज़ अ प्रिफर्ड फार्माकोलॉजिक एजेंट फॉर इंड्यूसिंग लेबर. तो ऑक्सीटोसिन जो है प्रिफर्ड फार्माकोलॉजिक एजेंट है फॉर इंड्यूसिंग लेबर व्हेन द सर्विक्स इज़ फेवरेबल और राइप. तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग प्रेफर करते हैं जब सर्विक्स अपना फेवरेबल हो या राइप हो, तो इंड्यूसिंग लेबर के लिए ये प्रिफर्ड फार्माकोलॉजिक एजेंट है, राइट. 2.5 to 5 units of oxytocin 500 milliliter रिंगल लैक्टेट इज यूज. ठीक है ना. तो 2.5 to 5 यूनिट्स हम लोग ऑक्सीटोसिन का 500 ml रिंगल लैक्टेट में यूज़ करते हैं. ठीक है ना. और द ड्रिप इज़ जनरली स्टार्टेड एट 8 to 10 ड्रॉप्स पर मिनट एंड टाइट्रेटेड एज रिक्वायर्ड. तो इसका ड्रिप हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 to 10 ड्रॉप्स पर मिनट का, और टाइट्रेटेड कर इसको टाइट्रेट करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि जैसे उसका रिक्वायरमेंट पड़े. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की. तो आफ्टर द एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सर्विक्स, ठीक है ना, अल्टर द, देखो ये क्या करता है बेसिकली, ये ऑल्टर करता है कि इसको एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस को ऑल्टर द एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सर्विक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सर्विक्स को या ऑल्टर कर देता है. ठीक है. तो PGE2 बेसिकली क्या करता है, इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ द कोलाजिनेज इन द सर्विक्स. तो ये कोलाजिनेजेस की जो है PGE2 ये एक्टिविटी बढ़ा देता है इन द सर्विक्स में. कॉजेज इंक्रीज इन इलास्टेज, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेज, डर्माटिन सल्फेट एंड हाइलोरोनिक एसिड लेवल्स. तो ये बेसिकली करता क्या है, कोलाजिनेजेस की एक्टिविटी बढ़ा देगा, तो इसके कारण जितने भी कलेक्टिव टिश्यू वाले जितने भी जो बनाते हैं सब्सटेंसेस वो बढ़ जाएंगे. जैसे कि इलास्टेज, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स, इलास्टेज हो गया, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स हो गया, डर्माटिन हो गया, हाइलोरोनिक एसिड लेवल्स हो गए. क्या क्या होते हैं, इलास्टेज हो गया, ठीक है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स हो गए, डर्माटिन सल्फेट हो गया, और क्या हो सकता है, हाइलोरोनिक एसिड लेवल्स हो गए. ठीक है ना. इलास्टेज, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, डर्माटिन सल्फेट और हाइलोरोनिक एसिड लेवल्स इन द सर्विक्स एंड फैसिलिटेट्स डायलेशन. ये किसको फैसिलिटेट करेगा, ये डायलेशन को आपका फैसिलिटेट करेगा. ठीक है. इंक्रीज का इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल कॉजेज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मायोमेट्रियल. ये भी क्या करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल का वहाँ पे तो फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल पाथवे का से के कारण से जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल बढ़ा, यहाँ पे इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल ऐसे ही बढ़ जाएगा, और ये क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा किसका, मायोमेट्रियल स्मूथ मसल का, राइट. अब एक होता है ड्राइनोप्रोस्टोन PGE2 फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइकल राइपनिंग एंड इंडक्शन. ठीक है ना. तो इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, सर्वाइकल राइपनिंग के लिए और इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. डाइनोप्रोस्टोन जेल PGE2 जो कि 0.5 mg होता है टैबलेट्स. डाइनोप्रोस्टोन इंसर्ट्स 10 मिलीग्राम अवेलेबल. तो डाइनोप्रोस्टोन की टैबलेट्स होती हैं और डाइनोप्रोस्टोन के टैबलेट्स होते हैं वो अवेलेबल हैं ताकि हमारा सर्वाइकल राइपनिंग और इंडक्शन हो सके. द जेल कैन बी रिपीटेड एवरी 6 आवर्ली फॉर 2 to 3 डोजेज एज रिक्वायर्ड. तो इस जेल को हम लोग हर 6 घंटे पे हम लोग रिपीट करते हैं. हमको ये जेल को हर 6 घंटे पे हमने रिपीट करना है और 2 से 3 डोजेस में देना है एज रिक्वायर्ड. एक होता है मीजोप्रोस्टोल. मीजोप्रोस्टोल बेसिकली क्या होता है, सिंथेटिक PGE1 एनालॉग होता है मीजोप्रोस्टोल. ठीक है ना. तो मीजोप्रोस्टोल और मिफेप्रोस्टोल में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज समझ लो क्या क्या डिफरेंस है. मीजोप्रोस्टोल में बेसिकली क्या है, मीजोप्रोस्टोल सिंथेटिक PGE1 एनालॉग है. ये सेफ एंड इनएक्सपेंसिव एजेंट है जो कि सर्वाइकल राइपनिंग एंड इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है ना. सेफ और इनएक्सपेंसिव एजेंट है जो कि सर्वाइकल राइपनिंग और इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए इसने यूज़ किया. यूज बाय वजाइनल, ओरल, सबलिंगुअल और बक्कल रूट. वजाइनल दे सकते हैं, ओरल दे सकते हैं, सबलिंगुअल और बक्कल रूट दे सकते हैं. ठीक है ना. वजाइनल, ओरल, सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट से दे सकते हैं. ठीक. जनरली 25 माइक्रोग्राम इंट्रावेजाइनली 4 to 6 आवर्स इज यूज. 25 माइक्रोग्राम इंट्रावेजाइनली 4 से 6 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, राइट. रिस्क एसोसिएटेड विद यूज़ ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ये रिस्क क्या क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के मतलब कि यूज़ से. तो यूट्राइन का हो सकता है हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए, टाइकिसिस्टोल हो जाए, सब्सिक्वेंट फीटल डिस्ट्रेस हो जाए. मतलब हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तो करा दी लेकिन इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो हाइपर स्टिमुलेशन की केस में फेज में चला जाए, टाइकिसिस्टोल करा दे, तो सब्सिक्वेंट ये फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है बंदा, मतलब कि बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, राइट. मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड. तो ये MSAF के केस में भी जा सकता है, मिकोनियम स्टेन हो जाए एमनियोटिक फ्लूइड. वेरी रेयरली रप्चर यूट्रस. ठीक है ना. इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो जाए यूट्रस की तो कि वो रप्चर कर जाए यूट्रस का. ठीक है ना. मैटरनल साइड इफेक्ट्स जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड फीवर. मैटरनल कुछ साइड इफेक्ट्स आने लगे जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, ये सब चीज़ें आने लगे. क्या क्या, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड फीवर, राइट.
अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिफेप्रिस्टोन की। मिफेप्रिस्टोन बेसिकली क्या है? एंटी प्रोजेस्टेरॉन एजेंट है जो कि 200 मिलीग्राम ओरली वजाइनली देते हैं। एंटी प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है? एंटी प्रोजेस्टेरॉन जेल है। तो इसको कैसे देंगे हम लोग? 200 मिलीग्राम ओरली और वजाइनली देते हैं, ठीक है ना। 200 मिलीग्राम ओरली या वजाइनली मिफेप्रिस्टोन का देते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन देखो क्या होता है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन एजेंट है तो क्यों हम लोग इसको प्रेफर करेंगे? तो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली करता क्या है? प्रोजेस्टेरॉन अगर मदर की बॉडी में रहेगा तब तक वो क्या करेगा? वो इनहिबिट करेगा कॉन्ट्रैक्शंस को, कि वो कॉन्ट्रैक्शंस को नहीं आने देगा। अगर तुमने एंटी प्रोजेस्टेरॉन दे दिया, तुमने प्रोजेस्टेरॉन को ही हटा दिया, तो अब तो वो कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे। यही चीज़ है बस, कि एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, अगर वो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप करता है उसी को, अगर एंटी प्रोजेस्टेरॉन दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है ना। ये काउंटरैक्ट कर देता है ये एक्शन को, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस व्हाइल मिफेप्रिस्टोन काउंटरैक्ट्स दिस एक्शन, राइट। अभी आते हैं सर्जिकल मेथड्स पे। सर्जिकल मेथड्स जान लो क्या क्या होते हैं। तो सर्जिकल मेथड्स पे बेसिकली कि हम लोग ट्रिपलिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स कर सकते हैं या स्वीपिंग कह सकते हैं, एक तरीके से मेम्ब्रेन का करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन क्या है? इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 and prostaglandin causes mechanical dilation of cervix which releases prostaglandins। बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स करने से क्या होता है? फास्फोलाइपेज A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है स्टिमुलेशन होता है, एक्टिविटी बढ़ा देता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, फास्फोलाइपेज A2 का, ठीक है। और इसी से क्या कराता है? मैकेनिकल डायलेशन ऑफ सर्विक्स करा देता है एंड कॉजेज मैकेनिकल डायलेशन ऑफ सर्विक्स विच कॉजेज रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट, विच रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन। मैकेनिकल डायलेशन होगा सर्विक्स का तो प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा। मेम्ब्रेन्स आर स्टिपल्ड बाय इंसर्टिंग एंड एग्जामिनिंग फिंगर थ्रू द इंटरनल सर्वाइकल ऑस। तो क्या करते, कैसे हम लोग स्टिपल करते हैं? हमने उनके इंटरनल सर्वाइकल ऑस में अपनी एक उंगली हमने एग्जामिनिंग फिंगर डाल दी एंड मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन, और इसको मूव किया हमने सर्कुलर डायरेक्शन। जैसे एक उंगली डाल दी, ठीक है, एक उंगली डाली और उसको सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा दिया, राइट। और टू डिटैच द इंफीरियर सर्कुलर डायरेक्शन गया तो डिटैच द इंफीरियर पोल ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। हमने जाके एग्जामिनिंग फिंगर को उनके इंटरनल, जैसे मान लो ये इंटरनल सर्वाइकल ऑस है, ठीक है ना, उसके अंदर हमने अपनी एग्जामिनिंग फिंगर और उसको सर्कुलर मैनर में इस तरह के सर्कुलर मैनर में घुमा दिया, ठीक है ना। तो अभी इससे क्या होगा? जो आपका इंफीरियर पोल ऑफ मेम्ब्रेन है तो ये क्या करेगा? ये डिटैच करेगा इंफीरियर पोल ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। लोअर यूट्राइन सेगमेंट की इंफीरियर पोल ऑफ मेम्ब्रेन से ये डिटैच करवा देगा, राइट, मेम्ब्रेन को। रिस्क ऑफ दिस टेक्निक इंक्लूड इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, एक्सीडेंटल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पेशेंट डिस्कम्फर्ट। तो इसमें क्या क्या इस टेक्निक के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? ये इन्फेक्शन करा सकता है, ब्लीडिंग करा सकता है, एक्सीडेंटल रप्चर करा सकता है मेम्ब्रेन का, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट करा सकता है, ठीक है। क्या क्या करा सकता है? इन्फेक्शन करा दिया बंदे को जाके, ठीक है, उंगली तुमने एग्जामिनिंग फिंगर को प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया तो जाके अंदर इन्फेक्शन करा दिया, ब्लीडिंग करा दिया, ठीक है ना। मान लो कि वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि ब्लीड कर गया तो उसके कारण से भी ब्लीडिंग हो गई। एक्सीडेंटल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एक्सीडेंटल रप्चर हो गया पूरा, ठीक है ना। स्टिपलिंग नहीं कराई, रप्चर करा दिया सीधा तुमने और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो गया। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या करते हैं? इसको क्या कहते हैं? एमनियोटमी भी करते हैं, कैन बी कंबाइंड विद ऑक्सीटोसिन। आर्टिफिशियल रप्चर को एमनियोटमी भी कहते हैं और इसको ऑक्सीटोसिन के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। एमनियोटमी इंक्रीजेज प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज़, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज़ कराएगा जिससे कि क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता है? बेसिकली सर्वाइकल राइपनिंग में मदद करता है, ठीक है ना, इलास्टेसिस ये सबको बढ़ाता है एंड रिलीजेस द इंट्रा सेल्यूलर कैल्शियम आयंस विच कॉजेज द मायोमेट्रियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और इसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है, हाई सक्सेस रेट, ठीक है ना, हैज़ हाई सक्सेस रेट, कैन नॉट बी डन इन अनफेवरेबल सर्विक्स में हमें नहीं करना है। कुछ मैकेनिकल मोडालिटीज़ होती है जिसके बारे में बात कर चुका हूँ ऑब्वियसली पहले, लेकिन अभी फिर से सुन लो कि क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है। फ्रॉम लोकल प्रेशर स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। लोकल प्रेशर अगर तुमने लगाया, मान लो कि तुमने कोई मैकेनिकल मोडालिटी डाल दिया यूट्रस के अंदर में, वहाँ पे क्या हुआ? एक लोकल प्रेशर का वो जनरेशन किया, राइट, और वो क्या किया? स्टिमुलेट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज़ को। तो क्या क्या हो सकता है भाई? हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर्स रेयरली यूज, आजकल की डेट में हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर्स रेयरली यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमिनेरिया टेंट्स बताया था मैंने आपको। बैलून डिवाइसेस, ठीक है, बैलून का डिवाइसेस कुछ हो गया फोलिस कैटेटर के साथ में, इसको जो कंबाइंड विद फोलिस कैटेटर, राइट। द रिस्क एसोसिएटेड विद दीज मेथड्स इंक्लूड इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, मेम्ब्रेन रप्चर एंड प्लेसेंटल डिस्ट्रक्शन। वही चीज़ें, इन्फेक्शन करा सकता है, ब्लीडिंग करा सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर करा सकता है, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, और इन्फेक्शन करा दिया बंदे को, ब्लीडिंग करा दिया, मेम्ब्रेन रप्चर करा दिया और प्लेसेंटल डिस्ट्रप्शन करा दिया। तो ये बात रही आपकी इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।